हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके लिए पार्ट सेकंड लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का। पार्ट फर्स्ट में अपन ने रेजिस्टेंस तक पढ़ लिया था और रेजिस्टेंस में अपन ने देखा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अपन ने पार्ट फर्स्ट में देखा। आज अपन पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से पहले अपन एक चीज समझेंगे, उससे पहले समझेंगे अपन इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले अपने को इलेक्ट्रिक पावर समझनी जरूरी है, फिर अपन क्या समझ आएंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या है ये समझो कि मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? जब किसी वायर, किसी कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, किसी इलेक्ट्रिक वायर या किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है, तब जो उसको रेजिस्ट करता है, रेसिस्ट मतलब जो उसका अपोज करने वाला होता है, जो उसका अपोज करता है उस करंट का, उसी को तो अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब अपने को एक ऐसा वायर लेना जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टिव वायर लेना है। कैसा वायर लेना है? रेजिस्टिव वायर लेना है। और इस रेजिस्टिव वायर के साथ ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझा जाएगा। रेजिस्टिव वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक रेजिस्टिव वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इस एटमॉस्फेयर, इस एनवायरमेंट में निकल जाती है। ठीक है, एयर में निकल जाती है। ये चीज समझ आई? देखो, वायर गर्म क्यों होता है? कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तभी तो वो गर्म हुआ वायर। कोई भी कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप देख सकते हैं जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है, तो वो फिलामेंट जो होता है वो ग्लो करता है। वो फिलामेंट क्यों ग्लो करता है? जब इलेक्ट्रिक करंट उस रेजिस्टिव फिलामेंट के अंदर से जब फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट उस रेजिस्टिव फिलामेंट के अंदर से ग्लो करता है, फिलामेंट जो बल्ब का होता है ना, ये जो फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट है ये हाईली रेजिस्टिव होता है। हाईली रेजिस्टिव का मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये जल्दी गर्म होगा, और जल्दी गर्म होगा तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिक्स होती है। नाइट्रोजन गैस फिल होती है। अब इस वजह से क्या होगा, ये बल्ब ग्लो होने लग जाएगा। जैसे ही ये इतनी हीट नाइट्रोजन गैस को मिलेगी और ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बल्ब। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गया। इसी तरीके से अपने पास इलेक्ट्रिक हीटर आता है। भाई अभी तो सर्दियों में सभी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीटर में भी तो वही होता है कि जो रेजिस्टिव वायर उसके अंदर यूज होता है, और रेजिस्टिव वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये नॉर्मल चीज तुम्हें समझनी है सबसे पहले, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसी को अपन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद आगे जो है वो अपन इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को देखो शॉर्ट में ऐसे समझो, वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम, चार ही वर्ड में याद करो। वर्क डन पर यूनिट टाइम, चार वर्ड में सिर्फ इसको याद करो। इलेक्ट्रिक पावर को अपन पी से डिनोट करेंगे, कैपिटल पी से। तो पी से डिनोट कर दिया। मैंने क्या बोला? वर्क डन। वर्क डन लिख दिया, पर यूनिट टाइम, टाइम नीचे लिख दिया। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब एक चीज समझनी है तुम्हें, वो है कि जो वर्क होता है ना, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो वर्क का फॉर्मूला पीछे रिकॉल करो, पीछे जाओ। जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला था भाई। पोटेंशियल का यही तो फॉर्मूला बना था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आप पीछे जाओगे, पीछे वाले क्लास में देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब ये जो Q है वो यहाँ इस W के साथ में W के साथ में डिवाइड में है, तो ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर। तो ये W इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। तो W का क्या फॉर्मूला बना? V इंटू क्यू। अब मैं इस W की जगह V इंटू क्यू रख सकता हूं। यहां से आया ये, किससे? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला है उससे आया है, W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो मैं इस W की जगह क्या रख सकता हूं? V इंटू क्यू अपॉन टी। अब देखो, इस Q अपॉन टी, इस ये समझ आ रहा है? Q अपॉन टी कहां देखा अपन ने? पीछे जाओ, याद करो, पीछे करो। Q अपॉन टी देखा अपन ने इलेक्ट्रिक करंट में, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट जो इस टॉपिक की सबसे पहली डेफिनेशन अपन लोगों ने पढ़ी है वो यही थी, Q अपॉन टी। तो इस
Q अपॉन टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, I। तो V इंटू आई, P इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला और बन गया, इसके दो फॉर्मूले अपने पास बन गए। कौन सा? एक तो P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी और दूसरा P इक्वल टू वी आई। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब इसकी बात आती है यूनिट की, तो यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है वोट। क्या यूनिट होती है? वोट। अब इसकी जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है किलोवोट। किलो वोट, सॉरी किलोवोट। अब एक किलो वोट में कितने वोट होते हैं? तो एक किलो वोट में 1000 वोट होते हैं। नॉर्मली याद रख लो, एक किलो वोट में कितने वोट होते हैं? 1000 वोट होता है। अब इतना अपने देखा, पावर की जो दो पावर के जो दो फॉर्मूले निकल के आए, डब्ल्यू अपॉन क्यू और दूसरा पी इक्वल टू वी आई। तो ये दो फॉर्मूले अपने पास निकल के आए। उसके बाद में यूनिट देखिए अपने क्या, एक तो वोट है और वोट से ऊपर यूनिट देखें तो किलोवोट है, दूसरी बात करें तो ये चीज इतना तो समझ आ गया होगा, वोट और किलोवोट। अब मैंने बताया कि एक किलोवोट में कितने वोट होते हैं? 1000 वोट होते हैं, ये भी समझ आ गया होगा। अब जो अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, उसमें जो यूनिट होती है ना भाई, यूनिट में नापते हैं अपन मीटर में, के भी ऐसे देखते हैं कि भाई देख क्या यूनिट कितने निकले, तो 5 6 7 10 यूनिट ऐसे बताते हैं। तो ये जो यूनिट होती है ना, वो किलो वोट होवर में होती है। किसमें? किलो वोट होवर। 1 किलो वोट बराबर कितना होगा? तो 1 किलो वोट बराबर, देखो इससे पहले ये जो है ना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं 1 किलो वोट बराबर। डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको याद कर लो, रट लो। 1 किलो वोट बराबर कितना हो सकता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये याद कर लो। ठीक है, अब एक चीज सुनो, एक यूनिट मैंने बताई वोट, उससे बड़ी किलो वोट, लेकिन नॉर्मली तुम्हें इस वोट को याद रखना कि ऐसा डायरेक्ट पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, तो वोट होती है। दूसरी यूनिट बनाते हैं, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। क्यू चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब। तो एक यूनिट क्या बन गई? जूल पर कूलाम्ब। इस फॉर्मूले से भी बनेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, तो इसकी यूनिट होती है वोल्टेज, वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या होती है? आई होता है करंट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। पीछे वाली क्लास देख लो, अगर नहीं देखी है तो पीछे वाली क्लास में जाओ, उसमें देखो, उसमें तुम्हें एक प्रॉब्लम मिलेगी, बीच में एक लाइट का स्पॉट मिलेगा, तो उसको इग्नोर कर देना बस। क्या है मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ में उसको नोटबुक में लिखते जाना। तो ये अपने पास पावर की यूनिट निकल के, एक वोट, जूल पर कूलम, वोल्ट इंटू एम्पियर। और उससे बड़ी यूनिट जाए तो वोट से किलोवाट। अब अपने 1 किलोवाट बराबर 1 किलो वोट होवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब ये 1 किलोवाट होवर बराबर 3.6 जूल, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है? किलोवाट ओवर। और किलोवाट ओवर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वो 1 किलोवाट एनर्जी बराबर होता है 1 यूनिट। और 1 यूनिट किसकी यूनिट है? जो मीटर में यूनिट आती है अपने, वो इलेक्ट्रिकल मीटर होता है ना घर में, उसमें। और उसका उसके बराबर 1 किलोवाट ओवर बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, याद रखो। ठीक है, इसके बाद में अगर देखें, इसके बाद में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखते हैं। उसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या, मैंने आपको बताया कि जब एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिव वायर, उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो उस टाइम जो उसकी हिंड्रेंस होती है, उस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अपने पास जो फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं। अपने अपने अभी भी देख इलेक्ट्रिक पावर में क्या क्या फॉर्मूला देखे। एक तो फॉर्मूला देखा P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। दूसरा फॉर्मूला अपने देखा P इक्वल टू वी आई। दो फॉर्मूले अपन देख के आए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अपन ने देख लिए। अब मैं जो ये P इक्वल टू वी आई है, देखते जाना ध्यान से, पूरा 100% कंसंट्रेशन के साथ देखना। P इक्वल टू वी आई है, इसको मैं दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय T इन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में अपने को T से मल्टीप्लाई करना। P इंटू टी को मैं क्या रख सकता हूं? देखो ये फॉर्मूला है, इसको यहां लेके आते हैं। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो अब मैं इस
टी को अगर इधर मल्टीप्लाई में लेके आऊं उधर डिवाइड में है तो ये डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा ना। तो पी इंटू टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन डब्ल्यू। आगे क्या है मेरे पास, वी आई टी। अब ये जो वर्क डन है ना, इसको मैं लिखूंगा हीट एच, एच इक्वल टू हीट, हीट एच का मतलब हीट। क्यों लिखूंगा कि किसी वायर में कितना वर्क डन होगा वो इसी पे तो डिपेंड होगा ना कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। उस वायर में जितना वर्क डन होगा उतनी तो हीट निकलेगी। तो उस वायर में से जब करंट फ्लो हो रहा है और जितना वर्क डन हो रहा है उतनी ही हीट बाहर निकल रही है। तो हीट और जो वर्क डन है वो एक दूसरे के इक्वल है, बराबर होंगे। तो यहां मैं इस W की जगह क्या लिख दूंगा, H। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT। सिंपल है, H इक्वल टू VIT हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो फॉर्मूला उठाया पावर वाला भी है, P इक्वल टू VI वाला, उसको दोनों तरफ मैंने T से मल्टीप्लाई कर दिया। P इंटू टी होता है W, इस फॉर्मूले से पता चला। तो W इक्वल टू VIT आ गया। अब W की जगह मैं लिखा, W की जगह मैंने लिखा है H। W की जगह क्या लिखा, H। H की जगह क्या आ गया, H इक्वल टू क्या आ गया, VIT। H इक्वल टू VIT, ये एक फॉर्मूला आ गया, इसको अपन साइड में लेते हैं। H इक्वल टू VIT अपन ने लिखा है, देखते जाओ। एक फॉर्मूला साइड में रख दो, एक हो गया। दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, देखो इस V की जगह वो जो फॉर्मूला अपने पास V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ में निकल के आया था, ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर जो निकल के आया था वो पुट कर सकता हूं। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में जाके देखो, पार्ट फर्स्ट वाले जो क्लास है उसमें जाके देखो। तो V इक्वल टू मैं आई आर लिख देता हूं, ओम्स लॉ से निकल के आया था। इधर आगे क्या बचा, एक I, उससे आगे एक T। ये I और I दो हो गए तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा। आगे R बचा, उसके आगे T बचा, तो H इक्वल टू क्या आ गया, I स्क्वायर RT। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले में मैं ऊपर नीचे दोनों साइड R से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं ऊपर नीचे बोथ साइड में R से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं अगर ऊपर नीचे बोथ साइड में R से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये R इंटू R, R स्क्वायर हो जाएगा, इंटू T हो जाएगा, अपॉन में एक R आ गया। अब मैं I इंटू R को क्या लिख सकता हूं, V। और यहाँ I के ऊपर भी स्क्वायर है और R के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों को साथ में क्या लिख सकता हूं, V स्क्वायर। आगे क्या है, T अपॉन में R। इधर क्या है, H, H इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। दोबारा से इस वीडियो को पीछे करके देखो, जो समझ नहीं पाया है बहुत ही सिंपली है, ये समझ आ जाएगा। इस वीडियो को देख लो। और H का तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया, V स्क्वायर T अपॉन R। ये तीन फॉर्मूले क्यों बनाने पड़े, क्या जरूरत पड़ी इन तीनों की। जब अपने पास वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, तो इस फॉर्मूले से अपन हीट निकाल सकते हैं। जब अपने पास करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से अपन हीट निकाल सकते हैं। जब अपने पास पोटेंशियल दिया हुआ है, T टाइम दिया हुआ है और R रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो अपन इस फॉर्मूले से हीट निकाल सकते हैं। तो तीनों में देखो एक एक चीज अलग अलग मिलेगी, हर में एक पार्ट गायब है एक दूसरे का। तो वो तीन फॉर्मूले इसलिए जरूरी, इन तीनों फॉर्मूलों को याद करो। इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्लास में सोल्व करेंगे।